हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने जॉन पियाजे की थ्योरीज डिस्कस करी थी, जिसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हमने पढ़ा था कि उसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स थे। जैसे कि एक उसमें से सबसे मेजर क्रिटिसिज्म था जो ये था कि उन्होंने डेवलपमेंट में कहीं भी सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल के बारे में नहीं बताया था। मतलब जो बच्चा सीखता है बड़े होते होते, जो उसकी डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें उसके केयर गिवर्स का तो कोई रोल उन्होंने बताया है नहीं कि उनके केयर गिवर्स का भी कोई रोल होता है उसमें। जैसे पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर्स होती हैं, तो उनका क्या रोल होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उनकी थ्योरी में माना गया था। तो इसी चीज़ के ऊपर वाइगॉट्स्की ने फिर अपनी थ्योरी बताई थी। और ये लीव वाइगॉट्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है बच्चों की, उसके ऊपर अपनी खुद की थ्योरी बताई थी। और इन्होंने जो ज़्यादा इम्फेसिस दिया था वो सिग्निफिकेंट अदर्स पे दिया था। सिग्निफिकेंट अदर्स का मतलब है जो लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं, जिससे बच्चा सीखता है। ये कहते हैं कि उनका रोल बहुत ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि वो बहुत बच्चे को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कोई भी चीज़ सीखने में। बच्चे अपने आप से इंटरेक्ट करके जो सीखते हैं, उसके अलावा सिग्निफिकेंट अदर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। पियाजे ने कहा था कि बच्चे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, लेकिन वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो अदर्स के अलावा उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं जो उनके केयर गिवर्स होते हैं। तो वाइगॉट्स्की स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद अदर पीपल। तो वाइगॉट्स्की ने किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है? सोशल इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ। और ज़्यादातर हाईली फॉर मोर हाईली स्किल्ड चिल्ड्रन, मतलब जिनके बच्चे बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, दैट मीन्स उनके साथ जो उनके केयर गिवर्स हैं उनकी जो इंट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये जो केयर गिवर्स होते हैं, ये बच्चों को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको वाइगॉट्स्की ने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है। स्कैफोल्डिंग मीन्स जब आप किसी को सपोर्ट करते हो कोई अचीव करने के लिए कोई गोल। तो स्कैफोल्डिंग मतलब यहाँ पे आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर बच्चे को कुछ सीखने के लिए अपनी पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। और वो तब तक कर रहे हो जब तक वो बच्चा अपने आप करना ना सीख जाए, फिर आप उसको अपना छोड़ देते हो अपने आप करने के लिए। तो ये आप उसका हाथ पकड़ के तब तक ले जा रहे हो जब तक वो अपने आप चलना नहीं सीख रहा, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। उस चीज़ को स्कैफोल्डिंग बोला है वाइगॉट्स्की ने। So in scaffolding, the more highly skilled person gives the learner more help at the beginning of the learning process and then begins to withdraw help as learners improve. तो क्या होता है, जो हाईली स्किल्ड पर्सन का मतलब उसके केयर गिवर्स हो गए, क्योंकि केयर गिवर्स हैं जो बच्चे से ज़्यादा जानते हैं। तो वो उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फिर धीरे धीरे जब बच्चा सीखने लगता है तो उसको अपने आप करने देते हैं। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी में बहुत बार पूछी जाती है कि ZPD क्या होता है, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है, एक जोन होता है, उस जोन में क्या होता है, वो एक डिफरेंस होता है कि बच्चा अपने आप से कितना काम कर सकता है और उसको हेल्प करके आप कितना करवा सकते हो, कितना ज़्यादा अचीव करा सकते हो, उसके बीच का जो गैप है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। So Vygotsky also proposed that each developing child has a zone of proximal development, which is the difference between what a child can do alone versus a child can do with the help of a teacher. तो सपोज एक चाइल्ड है जो इतना खुद से कर लेता है, ठीक है, इतना काम वो खुद से कर लेता है, लेकिन अगर उसको टीचर हेल्प करे तो वो इतना कर लेगा। तो इस लेवल से इस वाले लेवल से इस लेवल पे जाने के लिए ये जो बीच में गैप है, ये ZPD है। तो हमें स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, हम उस बच्चे को यहाँ से इस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक ले जा पाए। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। और ये जो बीच का गैप होता है इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं इस गैप को। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ लिटिल जेनी कैन डू मैथ प्रॉब्लम्स अप टू 4th grade level on her own, but with the help of a teacher she can successfully work problems at 6th grade level, then her ZPD is 2 years। तो बहुत easy example से इन्होंने समझाया हुआ है कि अगर जेनी अपने आप से 4th grade लेवल तक की मैथ कर लेती है, लेकिन अगर टीचर उसे हेल्प करे तो वो 6th grade लेवल की भी सॉल्व कर सकती है। तो दैट मीन्स उसका ZPD कितने साल का है? 2 साल का ZPD है। तो वो यही कहते हैं वाइगॉट्स्की कि जितना ZPD है, ZPD का जितना पीरियड है उतनी देर हमें स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो बच्चा अपने लेवल से कहीं ज़्यादा आके परफॉर्म कर सके, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके।
Other researchers have applied Vygotsky's social focus on learning to the development of child memory for personal events, finding evidence that children learn them culturally determined structures and purpose of personal stories from early conversation they have with their parents. तो काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने इस चीज़ का एविडेंस ढूंढने की कोशिश की है बच्चों से पूछ के कि उनको जो भी चीज़ें हैं वो कैसे आई। ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स मतलब उनसे खुद पूछा है कि आपने ये चीज़ें कैसे सीखी। तो उनसे यही पता चला है कि जितनी ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन हुई है अपने पेरेंट्स के साथ उतनी ज़्यादा उनको आसानी हुई है चीज़ों को सीखने में। जैसे बचपन में स्टोरीज सुनाते हैं तो उनसे स्टोरी जो सुनते हैं बच्चे उनसे क्या होता है, बच्चों की वर्बल एबिलिटीज़ ग्रो करती हैं। इस तरीके से जितना ज़्यादा वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन पे काफ़ी एम्फेसिस दिया है कि जितना ज़्यादा वो इंटरेक्ट करते हैं उतना वो उनको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका ZPD कवर करने की कोशिश करते हैं वो वाला डिस्टेंस, और उतनी जल्दी उनकी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो है स्कैफोल्डिंग और ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और सोशल इंटरेक्शन। Vygotsky ideas have been put into practice in education. एजुकेशन में स्कूल्स में इसका Vygotsky का आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। कैसे? जब हम स्कूल्स में कोऑपरेटिव लर्निंग कराते हैं। कोऑपरेटिव जैसे आजकल उसको हम पीयर लर्निंग भी कहते हैं कि हमने ग्रुप बना देते हैं बच्चों के जिसमें कुछ वीक लर्नर्स होते हैं और कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको हम दोनों को एक ही ग्रुप में मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम उनको एक टास्क देते हैं उस ग्रुप को, तो वो जो हाईली स्किल्ड बच्चे होते हैं वो थोड़े वीक लर्नर्स की हेल्प कर देते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो जिसको हम पीयर ट्यूटरिंग या पीयर लर्निंग कह सकते हो या ग्रुप लर्निंग कह सकते हो। तो ये वाइगॉट्स्की का ही आइडिया है एक तरीके से कि जब आप हाईली स्किल्ड के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपके भी स्किल्स इंप्रूव होंगे। फिर एक और तरीका यूज़ होता है स्कूल्स में जिसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप समझाने की कोशिश करो, रीड करो और मुझे समझाने की कोशिश करो कि इसमें इसका क्या मतलब है। तो जब बच्चा खुद से कुछ समझाता है, जैसे सपोज मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, अपने स्टूडेंट को बोला है कि पढ़ के समझाओ तुम्हें क्या समझ आया, और मैं बीच बीच में उसकी हेल्प कर रही हूँ उसको करेक्ट करने में, तो मैं स्कैफोल्डिंग उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस तरीके से वाइगॉट्स्की की जो भी थ्योरी थी इसकी सारी एप्लीकेशन एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। तो अभी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट खत्म करी जिसमें हमने जॉन पियाजे की और वाइगॉट्स्की की थ्योरीज पढ़ी। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है नॉम चॉम्स्की का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारे सबके अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स में नहीं होता लेकिन ह्यूमंस के अंदर एक इन्नेट डिवाइस होता है। इन्नेट मतलब एक कुछ चीज़ होती है हमारे अंदर कि हम पहले से ही हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, जो एनिमल्स नहीं कर पाते। मतलब वो किस वजह से होती है, ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे अंदर वो देख नहीं सकते हम, ना ही वो आज तक इनको मिली है, ना ही कोई उसका एविडेंस है, पर फिर भी ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे DNA में या कहीं पे है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं इतनी जल्दी और बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चे वो चीज़ें भी बोलना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें उन्होंने नहीं भी सुनी है। तो उस डिवाइस को इन्होंने LAD नाम दिया। LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वैसे कोई डिवाइस है नहीं, आपको कुछ ढूंढोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट ये कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमको लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होती है और हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज की थ्योरी में नॉम चॉम्स्की की ही थ्योरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी गई है, जबकि इसका कोई एविडेंस वो नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक। तो एक ये स्कीमा हमारे अंदर होता है जो ये बोलते हैं LAD, जिसकी वजह से बच्चे जो है लैंग्वेज को बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं। और इसके अलावा भी थ्योरीज बहुत सारी आई हैं, जैसे कि कुछ बोलते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच होती है। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं जब, तो वो उसको अगर हम बच्चों से धीरे धीरे बात, जैसे बच्चों से जब आप बात करते हो, छोटे बच्चों से आप कैसे बात करते हो, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलते हो, आप बार बार रिपीट करते हो, आप उसको गा के बोलने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा प्यार से लंबा खींच के बोलना ताकि उसको क्लियरली समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। जैसे आपने बच्चे को बुलाना है तो आप बोलोगे कम हेयर, थोड़ा ज़ोर से बोलोगे आप। अब नॉर्मली ऐसे नहीं बोलोगे कम हेयर। अब छोटे बच्चे से, इन्फेंट से बात करोगे कैसे बोलोगे, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, बोलोगे कम हेयर, ऐसे बोलोगे। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो उसको चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच बोलते हैं। तो कुछ नई थ्योरी जो कह रही है कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच की वजह से बच्चा जल्दी सीखता है, क्योंकि वो नोट करता है आपके बोलने का तरीका, और आप जब रिपीट करते हो बार बार तो वो उसको अटेंड कर पाता है अच्छे से, तो वो सुन सुन के आपकी स्पीच को सीख जाता है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो और समझाने की कोशिश करती हैं कि बच्चा क्यों लैंग्वेज इतनी जल्दी कैच कर लेता है।
और उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे बोली है कि इन्फेंट्स ऑल्सो सीम टू अंडरस्टैंड फार मोर दैन दे कैन प्रोड्यूस। हमें जितना लगता है कि वो समझ रहे हैं, जैसे वो बोल नहीं इतना पाते हैं जितना वो समझ पाते हैं। तो रिसेप्टिव प्रोडक्टिव लैग का मतलब है कि वो सुन के समझते सब कुछ है, लेकिन वो इतनी चीज़ बोल नहीं पाते हैं। उनको समझ में आ रहा होता है बट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नहीं होता। आप जो बोलते हो वो समझ रहे होते हैं बट उसको वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो लैंग्वेज के ऊपर बनी है। प्लस अगर लैंग्वेज की डेवलपमेंट की स्टेजेस हम पढ़ें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे 2 मंथ के आसपास बच्चा कैसे शुरू करता है अपनी लैंग्वेज। सबसे पहले तो क्राइंग आता है। अगर हम सबसे पहली स्टेज देखें ना तो क्राइंग मानी जाएगी लैंग्वेज की, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि क्राइंग को ये लैंग्वेज लॉजिकली नहीं बोलते हैं। क्राइंग को एक रिफ्लेक्स बोला जाता है, बट हम क्राइंग को एक फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है कूइंग। तो जैसे वॉवल साउंड की आवाज़ निकालते हैं, मे बी क्लियर नहीं बोलते हैं, खाली आवाज़ करते हैं, तो उसको कूइंग बोलते हैं 2 मंथ के आसपास। फिर वो बैबलिंग करना शुरू करते हैं कि वॉवल्स के साथ साथ कॉन्सोनेंट की भी आवाज़ आती है। जैसे एट 6 मंथ के आसपास इन्फेंट एट कॉन्सोनेंट टू द वॉवल। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ म करना सीखते हैं तो यहाँ पे एम के साथ ए जोड़ देते हैं, तो वो म का मा हो जाता है। या प कर रहे होते हैं तो पा हो जाता है। पी इज़ नॉट अ वॉवल, तो यहाँ पे पी और एम नहीं बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो बोलेंगे वॉवल सिर्फ, जैसे आ करना शुरू करेंगे तो कूइंग में वो खाली आ कर रहे हैं, वॉवल की साउंड निकाल रहे हैं। बैबलिंग में क्या होगा, उसके साथ कॉन्सोनेंट जुड़ जाएगा। जैसे एम जुड़ गया तो माँ बोलना शुरू कर देंगे, पी जुड़ गया तो पा बोलना शुरू कर देंगे, इस टाइप से। तो इस टाइम पे बैबलिंग शुरू हो जाती है, वो जैसे कि वो एक्चुअली में वो बोल रहे हैं। लेकिन जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं जो सुन नहीं सकते, उनकी बैबलिंग जो है एक्चुअली में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल होते हैं उनकी बैबलिंग इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो डेफ होते हैं वो बैबलिंग उनकी नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कम होना शुरू हो जाती है वापस से। उल्टा वो अपने हैंड्स का और जेस्चर्स का यूज़ करना ज़्यादा सीखते हैं। तो इस स्टेज पे पता चल जाता है कि बच्चों की अगर लैंग्वेज में कोई डिफेक्ट है स्पीच में। तो बैबलिंग के बाद फिर वो वन वर्ड स्पीच पे आते हैं। समवेयर जस्ट अराउंड एज ऑफ 1 मोस्ट चिल्ड्रन बिगल टू से एक्चुअल वर्ड्स। तो वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू करते हैं, जैसे वो बोलते हैं मिल्क। तो अगर उन्होंने एक वर्ड बोल दिया तो उसका पूरा मतलब आपको खुद समझना है कि उनको मिल्क चाहिए। ऐसे वाटर बोल दिया तो वाटर चाहिए, मम्मा बोल दिया तो मतलब अपनी मम्मा को बुला रहे हैं। तो अगर वो एक वर्ड बोल रहे हैं आपको पूरा उसका मतलब समझ में आ रहा है, तो वो होते हैं हॉलो फ्रेजेस। हॉलो फ्रेजेस मतलब एक ही वर्ड से आप पूरा मीनिंग समझ रहे हो जो भी वो कहना चाहते हैं उसका। फिर 1 वर्ड के बाद वो 2-3 वर्ड्स और ऐड करते हैं, जिसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफिक क्यों? क्योंकि हम टेलीग्राम्स में जैसे छोटा छोटा शॉर्ट में लिखते हैं ना, हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं अपना मैसेज जब हम टेलीग्राम में लिखते हैं। ऐसे ही टेलीग्राफिक स्पीच मतलब शॉर्ट में बोलते हैं ये। तो इसमें वो वर्ड्स आपस में जोड़ते हैं सिंपल नाउन और वर्ब का यूज़ करके। जैसे बेबी ईच मतलब बेबी को खाना है, या मम्मी गो, डॉगी गो बाय बाय। तो इस तरीके से मतलब बीच में कभी कभी वर्ब्स मिसिंग हो जाते हैं या बीच में उनकी फॉर्म्स मिसिंग हो जाती है। प्रॉपर ग्रामर नहीं अभी वो सीखे हैं, लेकिन वर्ड्स को जोड़ना सीख गए हैं। तो शुरुआत आप देखो कहाँ से हुई, सिंगल अल्फ़ाबेट से शुरुआत हुई थी जिसमें सिर्फ वॉवल्स बोल रहे थे, जिसको कूइंग बोलते हैं। फिर अल्फ़ाबेट के साथ 2 अल्फ़ाबेट जुड़ गए, जो एक वॉवल था एक कॉन्सोनेंट था, उसको बैबलिंग बोलते हैं। उसके बाद एक वर्ड बन गया पूरा। जब इन्होंने बैबलिंग में भी रिपीट करना शुरू कर दिया, मामा, माँ को 2 बार रिपीट करा, तो 1 वर्ड स्पीच बनती गई। ऐसे ही फिर उसमें वाटर, मिल्क, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, जिसको हॉलो फ्रेजेस भी कह सकते हो आप। फिर टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि शॉर्ट में, जिसमें बीच में वर्ब्स कभी कभी आ जाते हैं और ग्रामर थोड़ी सी ख़राब होती है। फिर जो लास्ट स्टेज होती है इनकी, वो होती है होल सेंटेंसेस। जब ये प्रॉपरली एक सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, हो सकता है ग्रामेटिकल एरर्स हो, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंसेस बोलना इतनी जल्दी नहीं सीखते हैं। एक्टिव बोल सकते हैं, पैसिव नहीं बोल पाते हैं। तो वोकैबुलरी इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस बनाना एटलीस्ट सीख जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। और ये प्रॉब्लम किस में आती है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते लैंग्वेज? या तो उनके अंदर डिफेक्ट होता है, जैसे कि जो डेफ होते हैं,
बोलने में प्रॉब्लम है जिनको या सुनने में प्रॉब्लम है, वो तो नेचुरल है। लेकिन अगर वैसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने सुनने में, लेकिन फिर भी वो अगर ये नॉर्मल स्टेजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ और आ जाती है। तो क्या आ जाती है कि क्या उनको ऑटिज़म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑटिज़म की प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। ऑटिज़म जो है ना, वो एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम मतलब ऑटिज़म में इतने सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। इन सबको ही हम ऑटिज़म कहेंगे। लेकिन कौन सा वाला है, ये वाला डिसऑर्डर है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा वाला है? तो ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें बच्चे को बोलने में, कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑटिस्टिक बच्चे डायरेक्टली देख के कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मली जैसे लैंग्वेज की डेवलप जो होती है उसमें थोड़ा सा डिले दिखता है, या फिर दिखता है कि बच्चा उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, सोशल स्किल्स में भी प्रॉब्लम आती है। वो ठीक से वो नहीं करते हैं, अपने सोशल स्किल्स नहीं दिखाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइको सोशल डेवलपमेंट पे आएंगे। कॉग्निटिव हो गई हमारी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो गई। अब बची है हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट। उससे पहले मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको समरी एक बार पढ़ा देती हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ी एज वाइज, जिसमें हमने देखा कि धीरे धीरे बच्चों के ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, फिर उनमें रिफ्लेक्सेस नज़र आते हैं। 5-6 रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े थे। फिर उनकी सेंसेस के बारे में पढ़ा कि उनकी टच, टेस्ट और स्मेल तो डेवलप होती है। हियरिंग अभी फुली फंक्शनल नहीं होती है क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है जो क्लियर होना होता है। और विजन में हमने देखा कि उनके रॉड्स तो ठीक होते हैं लेकिन कोन्स में टाइम लगता है जो कलर के लिए होते हैं। फिर मोटर डेवलपमेंट में भी फिजिकल और सेंसरी डेवलपमेंट होती है, प्लस हमने देखा कि सेंसरी डेवलपमेंट में डेप्थ परसेप्शन उनकी बहुत अच्छी होती है, वो डेप्थ को समझ जाते हैं कोई चीज़ अगर डेप्थ में है तो। और फिर हमने इन्फेंसी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ी, जिसमें हमने पहले जॉन पियाजे की थ्योरी पढ़ी जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की बात करते हैं। स्कीमास के ऊपर उनकी थ्योरी बेस्ड है और वो 4 स्टेजेस में बांटते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि पियाजे ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर्स की बात ही नहीं करी है, तो वो कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो होती है बच्चों की अपने केयर गिवर्स के साथ वो बहुत ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और उसके लिए उनको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, और उनको अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जोन जो है इसको कवर अप करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। फिर हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है LAD वाली, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती है आज तक के टाइम पे। और लास्ट में हमने स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देखी, जिसमें कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच और होल सेंटेंसेस आता है। तो एक बार इसका क्विज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्लियर हो गया है या नहीं। तो विच सेंस इज एटलीस्ट फंक्शनल एट बर्थ, विच सेंस इज लीस्ट फंक्शनल, सॉरी एटलीस्ट नहीं, लीस्ट, सबसे कम कौन सी सेंस फंक्शनल होती है यहाँ पे। तो अगर हम तीनों को देखें तो टच, टेस्ट और स्मेल और विजन में हमारा आंसर होना चाहिए विजन। विजन में टाइम लगता है, 6 मंथ्स तक लगते हैं पूरा फंक्शनल होने में। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट वॉलेंटरी मूवमेंट दैट अलाउज एन इन्फेंट टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहली कौन सी मूवमेंट होती है जिससे बच्चा अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है? तो रोलिंग ओवर होती है पहली मूवमेंट, क्योंकि अभी चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। सिटिंग और रेजिंग हेड पहले होती है रोलिंग ओवर से, लेकिन ये पूछ रहे हैं कौन सी मूवमेंट है जिससे वो अपनी जगह बदल सकता है। तो रोलिंग ओवर है जिससे वो अपनी जगह बदल सकता है। In which of Piaget's stages would a child who has just developed object permanence? तो कौन सी स्टेज में चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करता है? जॉन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज में। जबकि क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने बोला है कि वो उससे काफ़ी पहले कर लेता है, पर पियाजे कहते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। Vygotsky defines dash as the difference between what a child can do alone and what a child can do with help. तो इसको क्या बोलते हैं वाइगॉट्स्की, कि जो बच्चा खुद कर सकता है और जो बच्चे को हेल्प से करना है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ये बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डैडी गो बाय बाय, ये कौन सी स्पीच का एग्जाम्पल है? इसमें पूरा सेंटेंस है लेकिन नाउन और वर्ब्स और एडजेक्टिव मिसिंग है, तो ये टेलीग्राफिक स्पीच होगी, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे।
तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।